तो इस वीडियो में हम काइनेसियोलॉजी के कुछ बेसिक बीसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम्स में लाजमी आ रहे होते हैं। वो लोग जिनके एग्जाम्स काइनेसियोलॉजी के बीसीक्यू लेवल पे होते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बीसीक्यूज हैं। इनमें से मोस्टली बीसीक्यूज आ जाते हैं क्योंकि वो रिपीट कर रहे होते हैं, क्योंकि टॉपिक्स जो हैं वो सेम हैं और बहुत कम हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड ईयर के हैं, बेसिकली सेकेंड सेमेस्टर के हैं। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं तो भी इनको देख लें, क्योंकि एक ही चीज़ जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको थोड़ी सी पढ़ाई गई थी वो सेकंड सेमेस्टर में थोड़ी डिटेल से पढ़ाई जाती है। तो आप इनसे रिलेट कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देखना तो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बीसीक्यूज में ये पूछना चाह रहे हैं कि आपकी फुल रेंज का वो पॉइंट जहाँ पे आपकी इनर रेंज और आउटर रेंज मिड में हो, मतलब आपकी फुल रेंज का वो पॉइंट जहाँ पे आपकी आउटर रेंज की भी मिड हो रही हो और इनर रेंज की भी मिड हो रही हो, तो वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे आपके सवाल में ही जवाब है जो इससे टैली कर रहा है कि मिडिल रेंज ऑफ मसल्स, यानी एंड रेंज ऑफ मसल्स के अंदर भी आपकी आउटर रेंज और इनर रेंज की जो है वो मिड नहीं हो रही होती। इनर रेंज में तो ऑब्वियसली नहीं और आउटर रेंज में भी नहीं, सवाल में ही जवाब है। तो जवाब ही है मिडिल रेंज ऑफ मसल्स। मिडिल रेंज ऑफ मसल्स में जो है वो आपके आउटर रेंज और इनर रेंज की मिड रेंज पूरी हो रही होती है, मिड पॉइंट जो है वो आ रहा होता है। ठीक है, रिगार्डिंग गोनियोमीटर ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट, ये क्वेश्चन 2-3 दफ़ा रिपीट हो चुका है, मे बी इस बार भी आए। तो आपकी गोनियोमीटर के हिसाब से 3 जो है वो इसके अंदर स्टेटमेंट सही है और एक गलत है। वो सही कैसे है और गलत कैसे है, पहले अगर आपको डेफिनेशन आती है व्हाट इज़ गोनियोमीटर तो आपको पता चल जाएगा कि पहला और ए और डी जो है वो परफेक्टली सही है। ठीक है, अगर आपने उसकी जो डेफिनेशन थी उसकी पहली लाइन पढ़ी है तो आपको भी पता होगा कि इसका बी ऑप्शन भी सही है, यानी गोनिया मतलब एंगल होता है और मीट्रोन मतलब होता है मेजरमेंट। तो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, तो ए ने जो है वो डी वाले को भी ऑप्शन को सही करार दे दिया। ठीक है, अब मेजरमेंट ऑफ ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स या ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स, तो हमारा काम बोन से रिलेटेड है मोस्टली, और गोनियामीटर जो है वो फेमस है कि ये ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट्स को मेजर करता है। तो गलत ऑप्शन इसमें सीधा सीधा कौन सा है, आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट, मेजरमेंट ऑफ आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट गोनियोमीटर का काम नहीं है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है इसका काम, इसका काम ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट जो है वो मतलब मेजर करना है। दूसरी बात, आपके मसल्स की 3 टाइप्स होती हैं, तो अगर इनमें से आप स्केलेटल स्मूथ स्मूथ और कार्डियक और या सिर्फ कार्डियक लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली ये गलत होंगे। जहाँ पर तीनों मसल्स का नाम लिखा हुआ है तो वो ही सही है, वो आपने टिक करना है। स्केलेटल मसल जो है वो स्केलेटल मसल कंसिस्ट ऑफ कितने परसेंट मसल की कंपोजिशन से मिलके आपका स्केलेटल मसल बनता है, यानी आप बोलेंगे सारे मसल्स ही मसल से मिलके बनते हैं, नहीं, स्केलेटल मसल्स की डिफरेंट टाइप जो हैं वो इसके अकॉर्डिंग है कि उसके अंदर कितने मसल्स हैं, कितने उसके अंदर टेंडेंस है, कितना ज़्यादा एपोन्यूरोसिस हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर काउंट होती हैं। तो जो आपका स्केलेटल मसल है वो 40% मसल कंपोजिशन से मिलकर बनता है। ओके, दूसरी बात, अ पोजिशन हाफ वे थ्रू द फुल रेंज टू अ पोजिशन वेयर द मसल इज़ फुल्ली शॉर्टेंड। ठीक है, वो रेंज जहाँ पर आपका जो मसल्स है वो फुल रेंज जिसके अंदर आपका जो मसल है वो मुकम्मल तौर पे शॉर्टेंड हो जाए। जैसे अगर आप अपने हैंड की मूवमेंट करते हैं, फ्लेक्जन करते हैं, तो आपका बाइसेप जो है, आपका हैंड फुली, आपका जो फिंगर्स हैं वो आपके शोल्डर को टच करें उससे पहले ही हाफ रेंज के अंदर, हाफ मूवमेंट में ही, आधे रास्ते में ही आपका बाइसेप ब्रेकिया है वो मुकम्मल तौर पे शॉर्टेंड हो जाता है। तो ये वही बात पूछना चाह रहे हैं कि वो मतलब कौन सी रेंज है जिसके अंदर आपका मसल अभी मुकम्मल पूरी भी नहीं हुई होती वो रेंज और आपका मसल मुकम्मल तौर पे शॉर्ट हो जाता है, तो वो होती है इनर रेंज। इनर रेंज में आपका मसल इज़ फुल्ली शॉर्टेंड। ठीक है, एंड रेंज के अंदर भी हम नहीं कह सकते, आउटर रेंज के अंदर, आउटर रेंज से तो मतलब वो फुली स्ट्रेच नहीं हुआ है, वो 75% स्ट्रेच हुआ होगा या मे बी 65% स्ट्रेच हुआ होगा। मिडिल रेंज के अंदर भी वो 80% तक स्ट्रेच होगा, लेकिन इनर रेंज में आपका मसल वो प्रॉपरली शॉर्टन हो जाता है, और उसके शॉर्टन होने की वजह से आपकी जो फिंगर्स हैं, जो आपका फोर आर्म है, वो आपके शोल्डर को प्रॉपरली टच नहीं कर पाता, क्योंकि बीच में वो शॉर्ट होने की वजह से एक जगह जमा होकर वो जगह बना लेता है, जिसकी वजह से जो दोनों हाथों के बीच में वो गैप बन जाता है। ठीक है, होप कि अगर आपने पढ़ी हो फ्लेक्जन तो आपको ये बात समझ में आएगी। ग्रेडिंग ऑफ एमएमटी इंक्लूड्स, एमएमटी मैनुअल मसल टेस्टिंग की जो ग्रेडिंग्स है उनमें क्या चीज़ जो है वो हम पढ़ते हैं, इंक्लूड होती है। ठीक है, ग्रेड 5 कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी विद मॉडरेट रेजिस्टेंस, तो ये गलत है। ग्रेड 5 के अंदर हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस देते हैं, तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर ही गलत हो गया। अब बी क्या कह रहा है, 4 कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट, ग्रेड 4 के बारे में कह रहा है कि कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट लो रेजिस्टेंस,
लो रेजिस्टेंस हमारे यहाँ नहीं होती, हमारे यहाँ या तो मॉडरेट रेजिस्टेंस होती है या मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ये पहले अल्फाज इन्होंने जो टर्मिनोलॉजी है वो गलत यूज़ की है। और दूसरा ये कि ग्रेड 4 के अंदर हम मॉडरेट रेजिस्टेंस दे रहे होते हैं, ग्रेड 5 में मैक्सिमम दे रहे होते हैं। सो दिस इज़ रॉन्ग। ये इसलिए रॉन्ग है, इन्होंने वर्ड यूज़ किया है लो, यहाँ पे होना था मॉडरेट, ठीक है। ग्रेड 3 कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि आपकी ग्रेड 3 जो होती है उसके अंदर आपका पेशेंट आपको कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन दे रहा होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट। ग्रेड 4 में हम उसको थोड़ी मॉडरेट रेजिस्टेंस देते हैं और ग्रेड 5 में हम उसको अच्छी खासी रेजिस्टेंस दे के रोकते हैं उसकी मूवमेंट। और अगर वो करने में कामयाब हो जाता है, मतलब इसके मसल्स स्ट्रॉन्ग है या फिर बंदा ट्रेंड है, आम इंसान जो है वो ग्रेड 4 ही कर ले तो बड़ी बात है, ठीक है। तो ये ऑप्शन 3 सही है। ग्रेड 2 कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी हरगिज़ नहीं। ग्रेड 2 में पेशेंट नॉर्मल हल्की फुल्की मूवमेंट करता है और वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो मूवमेंट नहीं होती। वो जस्ट हमने उसको एक कमांड दी है और वो बड़ी मुश्किल से रो कर अपना हाथ जो है वो उठाएगा। रेंज ऑफ मोशन तो दूर की बात, अगेंस्ट जाना तो दूर की बात, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगर आपने पांचों ग्रेड्स पढ़े हुए तो ये आपके लिए बहुत ईजी है सवाल, ठीक है। द ग्रेडिंग ऑफ एमएमटी इंक्लूड्स, तो ये आई थिंक दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन, लीव इट। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सस्पेंशन थेरेपी। सस्पेंशन थेरेपी के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट आपको सही लगती है। तो सस्पेंशन थेरेपी इज फॉर्म ऑफ एक्टिव एक्सरसाइज। भाई अगर वो बंदा एक्टिवली मूवमेंट कर सकता, मतलब एक इंसान की टांग टूट गई है और मैंने उसको सस्पेंशन दी है कि वो मूव नहीं करे, उसको अदरवाइज जोड़ खुल जाएगा और वो मूव कर भी नहीं सकता क्योंकि उसकी टांग टूट गई है या उसको फालिज है या समथिंग, तो मैंने उसको सस्पेंशन दी हुई है कि मैं उसको कोई ना कोई मूवमेंट, भले वो टूटी ही हुई है, करवा दूँ। ऐसा ना हो कि कंप्लीट बेड रेस्ट की वजह से उसके ब्रेन के अंदर से जो है वो उसकी जो एजुकेशन है लॉन्ग टर्म, मतलब अगर आप अपने मसल्स यूज़ नहीं करते तो आपको पता है हम री एजुकेशन की टेक्निक यूज़ करते हैं, यानी ब्रेन के अंदर से वो डेटा रिमूव हो चुका होता है कि भाई इस मसल को कैसे मूव करना है, क्या करना है, तो हम बार बार उसको एक ही मूवमेंट करवा कर उसको री एजुकेट करते हैं। तो अगर आपका जो फीट है, अगर आपको एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी है, तो हम सस्पेंड ही इसलिए करते हैं कि हम खुद कोई असिस्ट करके एक्सरसाइज करवा सकें। अगर एक बंदा खुद एक्टिवली एक्सरसाइज कर सकता है, घूम सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, वो डंबल्स उठा रहा है, वो रनिंग कर रहा है, तो उसको ज़रूरत ही क्या है सस्पेंशन थेरेपी की। तो पहला ऑप्शन जी ये बिल्कुल गलत है। सस्पेंशन थेरेपी इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्वेटिक एक्सरसाइज। मैं किसी बंदे को एक रोप से या बैंड के ज़रिए उसकी टांग या हाथ लटका रही हूँ या उसकी बॉडी को लटका रही हूँ ताकि कुछ सर्टेन मूवमेंट्स करवा सकूँ, क्योंकि उसकी बॉडी उसके काबिल नहीं है, तो बेचारा एक तरीके से हवा में तैर रहा है। तो यहाँ एक्वेटिक एक्सरसाइज कहाँ से आ गई, वो स्विमिंग तो नहीं करवा रहे। तो दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो रॉन्ग। अब चौथा ऑप्शन है सस्पेंशन थेरेपी इज़ ऑल्सो इज़ यूज ओनली यूज टू डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन। भाई किसी भी आपकी क्या कह लें कि एक दो एक्सेप्शनल केसेस के अलावा हम कभी भी किसी की भी रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज़ नहीं करवाते हैं। रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज़ करवाने का मतलब है कि किसी की जो मसल की मूवमेंट है, जो बहुत अच्छे तरीके से अपने मसल्स को मूव कर पा रहा है, और मैं उसकी जो ताकत को वो छीन लूँ। एक आदमी 2 किलो प्याज उठा के मज़े से चल सकता है, अपने हाथ इजीली मूव कर रहा है, और मैं फिर उसको ऐसा कर दूँ उसकी रेंज ऑफ मोशन कम करके कि ना वो हाथ मूव कर सके, ना वो पानी पी सके, ना कुछ। तो रेंज ऑफ मोशन कम करना यानी मसल की स्ट्रेंथ को कम करना, और ये फिजियोथेरेपी में होता ही नहीं है। तो ये तो सिरे से ही गलत है, बहुत आसान ऑप्शन दिया है। अब ये सस्पेंशन थेरेपी इज़ अ फॉर्म ऑफ पैसिव एक्सरसाइज। पैसिव एक्सरसाइज क्या होती है, जो बंदा खुद नहीं कर सकता हमें उसको करवानी पड़ती है क्योंकि वो इस काबिल नहीं है, उसके मसल या तो कमज़ोर हैं या किसी एक्सीडेंटल इशू की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे। तो द सी ऑप्शन इज़ राइट, ठीक हो गया। एक्सप्लेनेशन इसलिए दिए कि आगे वाले BCQs आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे कि वो उसमें क्या बात हो रही है, ठीक है। पर्पज़ ऑफ सस्पेंशन थेरेपी इज़, सस्पेंशन थेरेपी का पर्पज़ क्या है, टू डिक्रीज़ रेंज ऑफ मोशन, डिक्रीज़ मसल पावर, रिमूव द बॉडी। पर्पज़ ऑफ सस्पेंशन थेरेपी इज़ टू डिक्रीज़ रेंज ऑफ मोशन, टू डिक्रीज़ मसल पावर, रिमूव द बॉडी सपोर्ट। तो ये ऑल आर रॉन्ग होना था, ये ऑल आर इन्होंने करेक्ट किया हुआ है, प्लीज़ इसको चेक कर लें। ये ऑल आर रॉन्ग था, ठीक है। ये हमने रेंज ऑफ मोशन कम नहीं करनी उसकी, हम वो जब मूवमेंट नहीं कर पा रहा तो हमने उसको मूवमेंट करवानी है, हमने उसकी मसल पावर बढ़ानी है, उसकी बॉडी को रोप्स की या बैंड की सपोर्ट देकर और उससे जो है वो मूवमेंट करवानी है। मतलब मैं उसको उठाकर मूवमेंट उठा लूँगी तो मूवमेंट कैसे करवाऊँगी,
ठीक है ना, वो खुद बेचारा मूव नहीं कर सकता, तो मैं उसको सस्पेंड करके और फिर उसकी मूवमेंट करवाऊंगी। तो ये जो ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट इज़ रॉन्ग, इसमें होना था ऑल आर जो है वो राइट, ऑल आर रॉन्ग, ठीक है, ऑल आर करेक्ट ये जो है वो गलत है, ऑल आर रॉन्ग, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सस्पेंशन थेरेपी? सस्पेंशन थेरेपी इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ। इनकरेक्ट, ठीक, इनकरेक्ट पूछिए, मतलब एक इनकरेक्ट है बाकी सारी करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? सस्पेंशन थेरेपी इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ, सस्पेंशन थेरेपी इंप्रूव द बॉडी कोऑर्डिनेशन, सस्पेंशन थेरेपी डिवाइड्स द लोड विद थेरेपिस्ट। यानी वही बात ना कि थेरेपिस्ट की जो है वो इतनी बड़ी बॉडी का वजन नहीं उठा सकता, तो वो बंदे को सस्पेंड करके यानी लटका कर फिर खुद उसकी बॉडी की मूवमेंट करवा रहा होता है। तो ये तीनों जो है वो सही हैं स्टेटमेंट्स। अब अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इंक्रीजेज मसल स्ट्रेंथ, तो मैं यहाँ पर ऊपर जो लिखा हुआ है डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, डिक्रीज मसल पावर, तो ऑब्वियसली ये जो ऑप्शन है वो गलत हैं, ठीक है। ऊपर वाले BCU के अंदर डी वाला जो ऑप्शन है उसमें आना है ऑल आर रॉन्ग, ये नोट कर लें इसको। ऐसा ना हो कि आप बोलने बस क्वेश्चन देख लिया, एक्सप्लेनेशन सुनने की क्या ज़रूरत है। एक्सप्लेनेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हम नहीं करवाते सस्पेंशन थेरेपी में? सस्पेंशन थेरेपी में रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज़ नहीं होती। तो यह पूछ रहा है विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट यही है कि सस्पेंशन थेरेपी में रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज़ नहीं होती, ठीक हो गया। विच टाइप ऑफ सस्पेंशन थेरेपी इज़ इनकरेक्ट, कौन सी टाइप की सस्पेंशन थेरेपी जो है वो इनकरेक्ट है? तो हमने वैप करके एक वर्ड बनाया था कि वही वैप मतलब वी फॉर वर्टिकल, ए फॉर एक्सल, पी फॉर पेंडुलर, ये सही होती हैं। इसके अलावा जो भी आएगा वो गलत होगा। तो हॉरिजॉन्टल सस्पेंशन थेरेपी इज़ रॉन्ग, ठीक है। रिगार्डिंग एक्सियल सस्पेंशन थेरेपी विच ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट, ठीक हो गया। एक्सियल सस्पेंशन थेरेपी के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप, नहीं, इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है, वो हाँ जी सही है, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल मोस्ट कॉमन टाइप है। जॉइंट इज़ टेकन एज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहाँ पर जॉइंट होता है हम उसको वहीं पे बैंड लगाते हैं। बैंड जो मैं कह रही हूँ वो रस्सी जो रोप होती है जो हम यूज़ करते हैं कि जॉइंट के जगह से ही हम उसको रस्सी को टांगते हैं, वहीं से बांधते हैं और फिर उसको सस्पेंड करते हैं। और अदरवाइज़ जो होगा ना कि अगर हमने साइड बोन के आगे और पीछे जो है वो मैंने उसको अगर टांग दिया तो बीच में सारा प्रेशर जो आएगा बॉडी को सस्पेंड करने का वो जॉइंट के ऊपर आएगा। तो जॉइंट को सपोर्ट मिले इसलिए हम जॉइंट के पास से जो है वो सस्पेंशन करते हैं। ग्रेविटी इज़ नॉट एलिमिनेटेड और लिम्ब इज़ सपोर्टेड बाय स्लिंग अबव द जॉइंट, ठीक है। लिम्ब इज स्लिंग अबव द जॉइंट, तो वही वो बात है जो ऊपर हुई है। तो ग्रेविटी इज़ नॉट एलिमिनेटेड, तो ये ऑप्शन है इनकरेक्ट। ग्रेविटी एलिमिनेटेड होती है कैसे? कि जब आप किसी को बॉडी पार्ट को पैरेलल लेके जाते हैं तो ग्रेविटी एलिमिनेट हो जाती है। इन द सेम वे हमने जब उसको एक्सियल सस्पेंशन में दे दिया है उसकी बॉडी को, तो अब उसके ऊपर ग्रेविटी कैसे असर करेगी? जब उसका बॉडी पार्ट जो है वो उसको होल्ड किया हुआ है एक रोप ने, तो यहाँ पर ग्रेविटी इज़ नॉट एलिमिनेटेड जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। ग्रेविटी एलिमिनेटेड होती है, ओके। एक्सियल सस्पेंशन इज़ यूज फॉर एक्सेप्ट, एक्सियल सस्पेंशन आपके ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए भी होती है, आपकी वीनस और लिम्फेटिक ड्रेनेज को बढ़ाने के लिए भी होती है, आपकी मसल प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए भी होती है। लेकिन किस चीज़ के लिए नहीं होती? मसल स्पैज़म को इंक्रीज़ करने के लिए। ये तो सवाल ही मतलब बहुत ईजी है ना। मसल स्पैज़म को हम इंक्रीज़ करके क्या करेंगे? हमने पेशेंट को ठीक करना है या बीमार करना है? तो इंक्रीज द मसल स्पेजम इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। एक्सियल थेरेपी सारे अच्छे काम करती है, कोई गलत काम नहीं करती, तो इंक्रीज द मसल स्पेजम इज़ द रॉन्ग आंसर। विच स्टेटमेंट सॉरी इज़ द राइट आंसर। विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग पेंडुलर सस्पेंशन? पेंडुलर सस्पेंशन के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द जॉइंट एक्सिस। हम पेंडुलम जो वो पेंडुलर सस्पेंशन जो होती है उसमें हम क्या करते हैं कि जो आप जहाँ से आपने उसको लटकाना है ना, सस्पेंड करना है, उसको हमने क्या पढ़ा था ऊपर वाले में, इस वाले में, कि हम क्या करते हैं एक्सियल सस्पेंशन में कि उसको जॉइंट के पास से उसको रस्सी बांधते सस्पेंड करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं पेंडुलर सस्पेंशन में कि हम उसको जो जॉइंट वाला पोर्शन है ना जहाँ उससे थोड़ा सा उसको शिफ्ट कर देते हैं एक्सिस को, ठीक है। उससे सस्पेंशन शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द जॉइंट एक्सिस, जॉइंट एक्सिस से शिफ्ट कर देते हैं सस्पेंशन को। मूवमेंट यूजली टेक प्लेस अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी जाती है, मतलब मैं कह रही हूँ हाथ ऊपर करो,
ग्रेविटी चाहेगी कि नीचे आए, ठीक है, तो मैंने इसको लटकाया हुआ है, वो हाथ लटका हुआ ही होगा, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही होगी, लेकिन मैं उसको रोप से जो मैंने उसको बांधा हुआ है और बांधने के बाद उसको जो मूवमेंट करवा रही हूँ, तो दे आर गोइंग टू बी अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। तो ये मूवमेंट जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी होती है, और मसल्स विल बी गेटिंग रेजिस्टेंस वाइल मूविंग इफ़ द एक्सिस इज शिफ्टेड ऑपोजिट टू दैट मूवमेंट, ठीक है। मैंने मूवमेंट करवानी है डाउनवर्ड्स, ठीक है, और बॉडी जो सस्पेंडेड है वो है अपवर्ड्स, तो रेजिस्टेंस होगी, ऑब्वियसली होगी, तो ये पॉइंट भी सही है। अब ये लिखा है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन शुड बी फिक्स्ड विद जॉइंट, फिक्स्ड विद जॉइंट होता है हमारे पेंडुलर सस्पेंशन में, इसमें नहीं होता, तो दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग। अगर आप ये तीनों टाइप की सस्पेंशन पढ़ेंगे ना तो आपके लिए ये बड़ा ईजी हो जाएगा ये वाली BCQ सॉल्व करना, ठीक है। पेंडुलर सस्पेंशन इज़ यूज फॉर, क्यों यूज़ होती है, इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ, राइट, इंक्रीज द मसल एंड्योरेंस, एंड्योरेंस बढ़ाते हैं मसल की और स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। डिक्रीज द ब्लड फ्लो, ये किसी में भी नहीं होता और ना ये हम इसमें करते हैं, तो ये जो आपका सी ऑप्शन है वो गलत है। इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज द एंड्योरेंस दोनों ही सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है A एंड B आर करेक्ट, तो आपने वही टिक करना है। रिगार्डिंग वर्टिकल सस्पेंशन क्या होता है, इट इज़ यूज टू प्रोवाइड टू द बॉडी पार्ट ऑफ द पेशेंट। रिगार्डिंग वर्टिकल सस्पेंशन इट इज़ यूज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द पार्ट ऑफ पेशेंट, ये भी टू द बॉडी से ही, अब सारी मूवमेंट के अंदर ही हम बॉडी या बॉडी पार्ट्स को ही जो है वो सस्पेंड कर रहे होते हैं और सपोर्ट दे रहे होते हैं, तो इट्स अ कॉमन वन। इट इज़ यूज टू डिक्रीज द मसल स्ट्रेंथ, तो वर्टिकल सस्पेंशन में मसल स्ट्रेंथ थोड़ी कम कर रहे होते हैं, और तो ये ऑप्शन तो गलत है, ये तो गलत है, हम डिक्रीज़ तो नहीं करते, मैंने अभी कहा कि मसल स्ट्रेंथ डिक्रीज़ नहीं होती, ठीक है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी पार्ट और द बॉडी इज टेकन एज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है, जहाँ पे बॉडी की जो COG होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, वहाँ से हम बॉडी को लटकाते हैं, सस्पेंड करते हैं, लाइक हमने लंबर एरिया या इलियक क्रेस्ट के एरिया पर से उसको सस्पेंशन दी हुई होती है। तो अच्छा, तो इसका मतलब ये है रिगार्डिंग वर्टिकल सस्पेंशन दो ऑप्शन सही हैं, एक ऑप्शन गलत है, तो हमें सही वाले ऑप्शन लगाने हैं, जो कि D में ऑप्शन दिया हुआ है कि A और C आर करेक्ट, तो A और C ही करेक्ट है, यानी B वाला जो था वो गलत था, ये डिक्रीज़ नहीं करता मसल स्ट्रेंथ को। तो यहाँ पे सवाल भी कभी कभी ऐसे देते हैं ना कि आपको समझ में नहीं आता कि मुझे सही वाला लगाना है गलत वाला लगाना है, तो ये इसने सिर्फ सिंपली ये बोला कि वर्टिकल सस्पेंशन के हिसाब से बस, उसके बाद सही बताना है या गलत बताना है ये आपकी अकल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जब इन्होंने A और C आर करेक्ट बोल दिया तो हाँ भाई, एक गवाही मुझे A वाली स्टेटमेंट पढ़ के मिल गई, एक C वाली स्टेटमेंट पढ़ के मिल गई, और D ने भी पूरा क्लियर कर दिया कि मुझे क्या बताना है, ठीक है। A एंड C आर करेक्ट। विच पार्ट इज़ नॉट यूज्ड इन सस्पेंशन थेरेपी, कौन सी चीज़ सस्पेंशन थेरेपी में यूज़ नहीं होती, फिक्स्ड पॉइंट होता है यूज़, डॉग क्लिप, क्लिप यूज़ होता है, डॉग क्लिप बोलते हैं उसको। S हुक भी यूज़ हो रहा होता है, जिसमें हम अपनी जो बैंड्स हैं, जो रस्सियाँ हैं, उस पर टाक रहे होते हैं। हैमर, हथौड़े से हम क्या करेंगे सस्पेंशन थेरेपी में, मतलब सोचने की बात है, तो हैमर इज़ नॉट यूज्ड एट ऑल। फिक्स्ड पॉइंट इज़ मेड अप ऑफ, फिक्स्ड पॉइंट किस चीज़ का बना होता है, अब प्लास्टिक का बनाएंगे तो वो बंदा उस पर लटकते ही गिर जाएगा ना, थोड़ा पावरफुल होना चाहिए। रबर का बनाएंगे तो भी, रबर पे तो रैबिट भी टाकेंगे तो वो गिर जाएगा, एक पूरी ह्यूमन बॉडी को कैसे। ग्लास इज़ टू डेंजरस एज इट इज़ नॉट दैट मच पावरफुल और स्ट्रॉन्ग, तो सिंपल सी बात है, जो फिक्स्ड पॉइंट है आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि जो आपने अपने घर में झूला टाका हुआ होता है ना झूलने के लिए, तो उस पर जो हुक होते हैं वो प्लास्टिक के टाकाते हो आप लोग, वो लोहे के होते हैं, स्टेनलेस स्टील के होते हैं, ताकि उस पर रस्सी आराम से लग जाए और वो सालों साल चले। तो हमारे पास भी स्टेनलेस स्टील ही होता है, बच्चे ग्लास लगा कर आ जाते हैं बेवकूफ़ी में, मैक्सिमम हमने यही आंसर देखे हैं, ठीक है। तो सही आंसर इज़ स्टेनलेस स्टील, है तो बच्चों वाला, लेकिन बच्चे गलती करते हैं, क्या कर सकते हैं। रिगार्डिंग फिक्स्ड पॉइंट विच इज़ करेक्ट, इन मतलब 3 गलत हैं और सिर्फ एक सही है, ठीक है। तो इन द टॉप एंड हेड एंड साइड प्रेजेंट द 5 सेंटीमीटर मेटल मैश एंड रिमेनिंग साइड केप्ट ओपन, तो आपने देखा होगा ना वो जो आपका फिक्स्ड पॉइंट होता है जिससे आपने रस्सी गुजारनी होती है, तो इस उसके बारे में उसका जो है ना एक ऑप्शन, एक पोर्शन जो है एक साइड से खुला होता है, एक साइड से बंद होता है। वो खुला क्यों होता है कि उसके अंदर से रस्सी डालें और गुजार के उस तरफ से निकाल लें। तो ये बोल रहा है कि इन द टॉप एंड हेड एंड साइड प्रेजेंट द 5 सेंटीमीटर मेटल मैश, इसके ऊपर और हेड की साइड पर 5 सेंटीमीटर का मेटल का मैश होता है और बाकी साइड जो होती है वो खुली होती है, ठीक है।
तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इन द बॉटम एंड हेड एंड साइड प्रेजेंट 5 सेंटीमीटर मैश एंड, ये ऑप्शन भी इन द बॉटम नहीं, बॉटम खुली होगी अगर नीचे से, मतलब आपने एक हुक बनाया है, ठीक है, ऊपर से वो सस्पेंडेड है, उसके दोनों पोर्शन दीवार उसमें छत पे लगे हुए हैं, और जहाँ पे आपको रस्सी बांध के और गुजारनी है वो जगह पे, वो जगह ही जो है वो खाली हो जाए या वो जगह ही एम्प्टी होगी तो रस्सी बंधेगी कहाँ, वो तो बाहर निकलती रहेगी बार बार। तो दैट इज़ रॉन्ग। पहली बात, पहली लाइन में बॉटम एंड साइड जो है वो मेटल मैश, मतलब वो उसका जो रिमेनिंग पार्ट जो है वो ओपन नहीं रहता, ठीक है। ये बॉटम की बात कर रहा है, टॉप और हेड साइड पे 5 सेंटीमीटर का मैश होता है, बॉटम और हेड पर नहीं होता, ठीक है। इन द टॉप एंड द हेड एंड साइड प्रेजेंट द 5 सिंबल, टॉप और हेड एंड साइड प्रेजेंट 5 सेंटीमीटर मेटल मैश, ये भी सही है। द रिमेनिंग साइड केप्ट ओपन, तो आई थिंक दिस इज द सेम ऑप्शन, प्रेजेंट द 5 cm मेटल मैश एंड रिमेनिंग साइड केप्ट ओपन, ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन सी इज ऑल्सो लुकिंग राइट। इन द टॉप एंड द हेड साइड 10 cm, ठीक है। तो यहाँ लास्ट वाला ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन ए और सी मुझे दोनों सेम लग रहे हैं, तो वो जो है वो सही है, ठीक। फॉलोइंग आर सपोर्टिंग रोप्स एक्सेप्ट, जो हम सपोर्टिंग रोप यूज़ करते हैं ना, एक तो या तो सिंगल रोप होती है, डबल रोप होती है, ट्रिपल रोप हमने कोई वो क्या कहते हैं उसको, जिसमें सामान तोल रहे होते हैं ना, हमने वो थोड़ी बनाना, हमने एक बंदे की बॉडी को हैंग करना है, तो उसके लिए हम सिंगल रोप यूज़ करते हैं, डबल रोप यूज़ करते हैं और पुली यूज़ करते हैं, तो ट्रिपल रोप जो है वो यूज़ नहीं होती। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट सिंगल रोप, सिंगल रोप के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हैज़ अ रिंग फिक्स्ड एट वन एंड बाय विच इट इज़ हैंग अप रॉन्ग एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई रिंग फिक्स नहीं होती, ठीक है। दूसरा क्या, हैज़ अ रिंग फिक्स एट 3 एंड बाय विच इट इज़ हैंग अप, जी ये ऑप्शन सही है। एक रिंग फिक्स होती है एट 3 एंड उसके 3 जो है वो एंड होते हैं, जिसमें से जो वो रस्सी गुजर के जा रही होती है, ये ऑप्शन सही है। वुडन क्लीट इज़ नॉट नेसेसरी इन सिंगल रूप, हाँ वुडन क्लीट की ज़रूरत नहीं होती सिंगल रूप के अंदर, क्योंकि अगर आप सिंगल रोप यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप ज़्यादा बॉडी पार्ट सस्पेंड नहीं कर रहे। और क्लीट क्या करती है कि 2 से 3 जो आपके, मतलब अगर आपके ज़्यादा बॉडी पार्ट्स हमने हैंग किए हुए हैं या पूरी बॉडी को सस्पेंड किया हुआ है, तो अगर मुझे एंगल बढ़ाना है या मेरी हाइट छोटी है या वो पेशेंट जो है वो ज़्यादा हैवी है या बड़ा है या समथिंग, तो अब मैं बार बार एक एक रस्सी खोल खोल कर तो लूज़ नहीं करूँगी ना कि उसको नीचे की तरफ ले आऊँ या ऊपर की तरफ ले जाऊँ। तो क्लीट के अंदर सारे रोप्स एक साथ टांग दिए जाते हैं और बस हमने एक क्लीट को ऊपर नीचे करना होता है और पूरी बॉडी जो है वो सस्पेंड ऊपर या नीचे होकर जो है वो अपना एंगल जो है वो कम कर लेती है, ठीक है। तो क्लीट की ज़रूरत नहीं है अगर हम सिंगल रिंग जो है वो सिंगल रोप जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो बी और सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट डबल रोप एक्सेप्ट, डबल रोप के हिसाब से कौन से स्टेटमेंट सही है, सिवाय कंसिस्ट ऑफ 4 पुलीज एट अपर एंड लोअर एंड, भाई जब रोप ही 2 हैं तो 4 पुलीज का मैं मतलब कैसे उसका यूज़ करूँगी 2 मैं शो के लिए लगा लूँगी और बाकी यूज़ कर लेंगे ना, है ना, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं होता। कंसिस्ट ऑफ 2 पुली ओनली, ठीक है। तो ये पहला तो हो गया गलत, तो जो एक्सेप्शन है वो आपकी पूरी हो गई। एक्सेप्ट कौन सा, बाकी सारी सही है कि सिवाय किसके, कि कंसिस्ट ऑफ 4 पुली इज़ रॉन्ग। 2 से ज़्यादा 3 है, 4 है, 5 है, वो सारी रॉन्ग है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 2 पुली एट अपर एंड लोअर अटैचमेंट बिल्कुल सही है। देयर इज़ अ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ 2, अब जब 2 पुलीज बोल दिया तो मैकेनिकल एडवांटेज भी तो 2 का ही होगा। प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी, ठीक है ना, 2 पुलीज हैं, एक पुली अगर नॉर्मल स्टेबिलिटी दे सकती है तो अगर 2 पुलीज हैं तो फिर, और डबल रोप है तो फिर ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है ना। टाइप ऑफ स्लिंग्स आर, स्लिंग की कितनी टाइप्स होती हैं, सिंगल स्लिंग होती है, डबल स्लिंग होती है, 3 स्लिंग होती है, सही है। और ठीक है, तो ये भी यही कह रहा है, ऑल आर करेक्ट। सिंगल स्लिंग हैव अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट, सिंगल की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिवाय मेड ऑफ कैनवस बाउंड विद सॉफ्ट वेबिंग एंड विद अ ड्रिंग एट ईच एंड, ये भी सही है, एक कैनवस की बनी भी होती है, सॉफ्ट वेबिंग और मतलब इसकी जो विद अ डिंग एट ईच एंड, हर जो दोनों एंड होते हैं इसके ऊपर जो वो एक डिंग लगा हुआ होता है, ये सही है। 68 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और 17 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। अच्छा क्या करते हैं, 17 सेंटीमीटर लेंथ दे देते हैं और 68 सेंटीमीटर विड्थ दे देते हैं और बच्चे को लगा देते हैं,
तो 68L17W ये फॉर्मूला ब्रेन में रख लेंगे तो याद हो जाएगा। 68 सेंटीमीटर सिंगल स्लिंग की जो वो लंबाई होती है और 17 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है आपकी सिंगल स्लिंग की। नॉट यूज फॉर एल्बो एंड नी, ठीक है, और फॉलोइंग, ठीक है। तो ये एल्बो और नी के लिए यूज़ नहीं होता। फोल्डेड टू सपोर्ट रिस्ट एंड एंगल, जी हाँ, और ये जो रिस्ट और एंकल है उसको सपोर्ट करता है। ये आपके एल्बो और नी के लिए नहीं होता। ये जो आपके बेसिक जॉइंट्स हैं ना अपर एंड लोअर लिम्ब के, उनके लिए ये यूज़ नहीं होती सिंगल स्लिंग। तो ये एक्सेप्शन में ये आएगा कि आपके एल्बो और जो नी है उसके लिए सिंगल स्लिंग कभी भी यूज़ नहीं होती। ये बात जहन में रह गई तो आप ये सही लगा कर आ जाएंगे। डबल स्लिंग हैव अ फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट, डबल स्लिंग की सारी फीचर्स हैं सिवाय नॉट यूज टू सपोर्ट पेल्विक्स, थोरेक्स और थाई टुगेदर, यानी तीनों चीज़ें एक साथ सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। स्पेशली व्हेन द नीज आर केप्ट टुगेदर, ख़ासतौर पे तब जब आपके जो दोनों घुटने हैं वो मिले हुए हों, तो ये एक्सेप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि जो रोड स्लिंग्स होती हैं ना भी डी रिंग, मतलब जो आपका जो डबल स्लिंग होता है इसके दोनों एंड पे डी रिंग्स लगी हुई होती हैं स्लिंग के दोनों एंड्स पे। इसकी जो लंबाई है वो 68 होती है, 29 इसकी विड्थ होती है। और ब्रॉड स्लिंग विद डी रिंग अटैच ईच एंड, ब्रॉड मतलब एक चौड़ी सी स्लिंग डी रिंग के साथ जो है इसके हर एक एंड के ऊपर अटैच होती है। तो इसका जो क्या काम होता है कि ये आपके पेल्विक्स, थोरेक्स और थाइज इन सबको एक साथ सपोर्ट नहीं करती, उस पर अलग, मतलब सिंपल सी बात है ना कि आप एक स्लिंग से एक बॉडी पार्ट को जो है वो एक बार में सस्पेंड कर सकते हो। एक मतलब डबल स्लिंग भी है तो वो एक साथ पेल्विक्स भी, थोरेक्स भी, थाइस भी, उन सबको तो नहीं, मतलब आप टांगे जोड़ के आप हवा में लटकाओ, ठीक है। आपने कभी ऐसे देखा है कि आप किसी भी बंदे को ट्रीटमेंट के लिए हैंग किया हुआ है तो उसका पूरा लोअर लिम्ब विद पेल्विक्स विद थाइज विद नीज जो है एक ही जो है वो डबल स्लिंग के अंदर से गुजार कर उसको सस्पेंड किया हुआ है। ये एक तो डेंजरस भी है, ऊपर से ये सही भी नहीं है। इससे ज़्यादा स्लिंग्स होनी चाहिए ताकि स्टेबल तरीके से उसको हैंग कर सके, ठीक है। रिगार्डिंग 3 स्लिंग विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, तो ये 23 सेंटीमीटर का होता है और 3 से 4 जो है वो इसकी विड्थ होती है। इसके अंदर 3 डी रिंग्स होती हैं दोनों एंड पर और एक होती है एंड 1 इन मिडल टू कीप मूविंग, और एक जो है वो बीच में होती है ताकि इसको मूव करती रहे। यूज फॉर रिस्ट एंड एंकल रीजन, ये भी सही है। नॉट यूज फॉर रिस्ट एंड एंकल रीजन, ये गलत है। ये रिस्ट और एंकल रीजन के लिए यूज़ हो रही होती है, ठीक है। डॉग क्लिप एंड एस हुक आर यूज टू सपोर्टिंग रूप विद मैश, मैश के साथ आपकी रस्सी को सपोर्ट देने के लिए यूज़ होती है आपकी क्लिप और हुक। यूज टू अटैच रोप विद रोप, एक रोप को दूसरी रोप के साथ अटैच करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, ये भी सही है। यूज नहीं, रोप को रोप के साथ अटैच नहीं करती। ये क्या करती है कि आपकी जो एक रोप है ना, आप उसको आप खींच के उसको मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी जैसे हम कुएं में से पानी भर रहे होते हैं तो बाल्टी हमने डाल दी, वेट लेके हम खींचते हैं पीछे से ताकि वो ऊपर आ जाए, ऐसे ऐसे करते हैं ना हम। तो यहाँ पे ये बोलना, तो यहाँ पे जो है वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो आपका जो डॉग क्लिप या वो जो एस हुक है वो रोप को रोप के साथ अटैच करने के लिए होता है। तो वो इसलिए नहीं होता, वो इसलिए होता है कि जो आपका रोप है, जो ऊपर जो कुंदा लगा हुआ है ना, समझ ले जो झूले का कुंदा लगा हुआ है, उसमें से रस्सी गुजार कर लेकर आए और वो फिर वहाँ से लेकर आकर उसका हमने उसके ऊपर क्लिप लगा दी, ठीक है, ताकि उसको हम जो है वो सपोर्ट दे सकें, रोप को सपोर्ट दे सकें और उसको बंद कर दें। तो इसके अंदर एक रोप दूसरे रोप के साथ अटैच होने वाला कोई सीन नहीं बनता, तो दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग। टू अटैच द स्लिंग विद सपोर्टिंग रोप, स्लिंग को जो रोप सपोर्ट मतलब जो सपोर्टिंग रोप बॉडी को जो सपोर्ट कर रही है वो रस्सी, स्लिंग उसके साथ अटैच होता है पूरा मैकेनिज्म बनाने के लिए, तो ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, ए और सी आर करेक्ट, यानी यूज टू सपोर्ट रोप विद मैश, मैश के साथ रोप मिलके मतलब सपोर्ट करती हैं। ये क्लिप्स यूज करती हैं, मतलब इस यूज रोप और मैश को सपोर्ट करने के लिए यूज़ होती है डॉग क्लिप और एस हुक। और क्या करती हैं, टू अटैच द स्लिंग विद सपोर्टिंग रोप, वो रोप जो पहले से ही सस्पेंशन में सपोर्ट कर रही है उसके साथ उसको अटैच करने के लिए हेल्प करती है
क्या नहीं करती कि एक रोप को मतलब एक रोप को दूसरी रोप के साथ अटैच करने के लिए सिंपल सी बात है कि आपको हुक की या क्लिप की क्या ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा करना भी है तो आप उसको बांध दोगे, लेकिन हमारे पास जो सस्पेंशन थेरेपी होती है उसके अंदर जो रोप्स होती है ना, उसके अंदर कोई जोड़ नहीं होता। हमारे पास एक स्पेसिफिक लेंथ और विड्थ होती है, हम उसी की यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये तो ऑप्शन सिरे से ही गलत है। ठीक। एडवांटेज ऑफ सस्पेंशन थेरेपी एज फॉलोज एक्सेप्ट सस्पेंशन थेरेपी के ये एडवांटेजेस हैं सिवाय इसके रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ थेरेपिस्ट। ठीक है, आपका जो थेरेपिस्ट है वो पूरी बॉडी को उठा नहीं सकता, तो उसको सस्पेंड करके फिर एक्सरसाइज करवाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ईजी टू लिफ्ट द लिम्ब, पूरे जो लिम्ब है, जो अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब, हाथ है या पाँव है, उसको उठाने में आसानी पैदा करता है, ये भी सही है। एक्टिव मूवमेंट कैन बी परफॉर्म ईजिली विद मिनिमम फ्रिक्शन। तो अगर एक्टिव मूवमेंट आपने करवानी है किसी पेशेंट की, तो क्या क्या करता है ये, उस मतलब उसको मिनिमम फ्रिक्शन के साथ एक्टिव मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन क्या है, एक्टिव मूवमेंट कैन बी परफॉर्म डिफ़िकल्ट। एक्टिव मूवमेंट कैसे डिफ़िकल्ट होगी, हमने उसको हैंग करके उसको इतना सारा सपोर्ट दिया हुआ है उसकी बॉडी को, सही है, उसको उसकी जॉइंट्स हैंग किए हुए हैं, उसकी बैक हैंग की हुई है, या फिर एक फॉर एग्जांपल अगर उसकी टांग टूट गई है, वो उसको मूव नहीं कर पा रहा, हमने उसको जोड़ दिया टांग को, और हम कह रहे हैं कोई इस केस को इस पोजीशन में रखो ताकि तुम्हारा जॉइंट जो है वो सही से जुड़ जाए जो हमने जोड़ा है। ठीक है, लेकिन वो उस बेचारे से तो इतना उसको दर्द है ना, उससे मूव ही नहीं की जा रही, तो वो कैसे उसको सही एंगल में रखेगा। तो हम उसको सस्पेंशन दे देंगे, उसके पाँव को सही एंगल पर लटका देंगे, थोड़ी सी स्टेबिलिटी और नीचे सपोर्ट के साथ, ठीक है, ताकि उसका जॉइंट जो है वो प्रॉपरली मूव हो जाए। तो ये क्या कह रहा है कि एक्टिव मूवमेंट कैन बी परफॉर्म डिफ़िकल्ट, तो उसमें डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई, उसमें तो उल्टा उसको आसानी हो रही है, जो वो खुद नहीं कर पा रहा वो उसको हम करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो इसका डी ऑप्शन है वो है रॉन्ग। बाकी पोर्शन हम इसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं फ्रॉम BCQ नंबर 29।